हाय बच्चे पार्टी, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूं छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मजा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी विक्रम बेताल की सीरीज चल रही है और आज हमारा अगला एपिसोड है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में सुना था कि राजवती और मनोरमा दोनों ही दयाकर से विवाह करना चाहती हैं और दोनों ही आपस में मिलकर कुछ बातें करती हैं। आज हमारा अगला एपिसोड है, हम इसमें आगे की कहानी सुनेंगे। पर हाँ, आगे की कहानी सुनने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, जिस टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए याद से। आते हैं, सुनते हैं हम आगे का एपिसोड। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में सुना था कि रत्ना स्वामी की पुत्री और कुसुमाकर की पुत्री दोनों ही दयाकर को मन ही मन पसंद करने लगती हैं और विवाह करना चाहती हैं। वे दोनों आपस में मिलकर समझने की कोशिश करती हैं कि कैसे विवाह प्रस्ताव भेजा जाए। अब हम आगे की कहानी को अच्छे से सुनेंगे। राजवती और मनोरमा दोनों ही आपस में बात करने के बाद दोनों ये समझ गईं कि वे दोनों ही एक ही पुरुष अर्थात दयाकर को ही चाहती हैं। इसलिए उन दोनों ने आपस में यह सलाह की कि वे इस विषय में दयाकर के सम्मुख प्रस्ताव रखेंगी। जिसका भी प्रस्ताव दयाकर स्वीकार कर लेगा वही उसकी जीवन संगिनी बनेगी और दूसरी को यह बात स्वीकार करनी होगी। घर पर वापस आकर मनोरमा ने सोचा, मैं एक सुंदर कन्या हूँ, जबकि दयाकर एक साधारण रूप रंग का स्वामी है। वह मेरा प्रस्ताव अस्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मैं अति सुंदर हूँ। वैसे भी उसने यह सौगंध खाई हुई है कि वह एक अति सुंदर कन्या से ही विवाह करेगा। इसलिए मुझे विश्वास है कि वह अवश्य ही मुझे अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करेगा। दूसरी ओर राजवती ने सोचा कि मैं एक धनी परिवार की कन्या हूँ, जबकि दयाकर के पास अधिक धन संपदा नहीं है। अगर मैं उसके पास अपना प्रस्ताव भेजूं तो वह मेरा प्रस्ताव अस्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि चलते समय उसने अपनी भाभी को यह वचन दिया था कि वह धनवान बनने के बाद ही अपने घर वापस लौटेगा। इसके बाद मनोरमा और राजवती दोनों ने अपने अपने पिताओं को इस बात की सूचना दी कि वे दयाकर से विवाह करना चाहती हैं। तब कुसुमाकर व रत्ना स्वामी दयाकर के पास अपनी अपनी पुत्रियों का विवाह प्रस्ताव लेकर पहुंचे। दयाकर ने थोड़ी देर विचार करने के बाद रत्ना स्वामी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कुछ दिनों बाद ही राजवती व दयाकर का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। यह कथा सुनाने के बाद बेताल राजा विक्रम से बोला, हे राजन, बताओ दयाकर ने मनोरमा का प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं किया, जबकि वह तो अति सुंदर थी। उल्टा उसने अति साधारण रंग रूप की राजवती से विवाह किया। क्या तुम्हें लगता है कि उसने राजवती के साथ विवाह धन दौलत पाने के लिए किया? इस तरह राजवती से विवाह करके उसने धनवान बनने की अपनी सौगंध पूरी की, परंतु उसकी उस सौगंध का क्या हुआ जो उसने खाई थी कि वह शोभा से भी अधिक सुंदर स्त्री से विवाह करेगा। राजवती से विवाह करके उसने अपनी यह सौगंध क्यों तोड़ दी? बताओ विक्रम, बताओ। मगर याद रखना, मैं जानता हूँ कि तुम ठीक उत्तर जानते हो। अगर तुमने मेरे प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया
तो मैं उड़कर फिर से उसी बरगद के पेड़ पर जा लटकूंगा। परंतु अगर तुमने सही उत्तर जानते हुए भी गलत उत्तर दिए तो मैं तुम्हारे सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। बेताल की बात सुनकर विक्रम बोला, बेताल, राजवती से विवाह करके दयाकर ने बिल्कुल उचित किया। उसने राजवती से विवाह धन की लालसा से नहीं किया था, क्योंकि वह लालची नहीं था। इसका तो इस बात से ही पता चलता है कि जब उसने अपनी सारी धन दौलत स्वेच्छा से अपने भाई सुधाकर के नाम कर दी थी। इसके अतिरिक्त उसकी दयाशीलता का पता इस बात से भी चलता है कि उसने जंगल में रत्नास्वामी व कुसुमाकर को फल खिलाए और सव्य भूखा रहा। इस तरह राजवती से विवाह करने का उसका निर्णय पूर्ण उचित व धर्म संगत था। दयाकर को अपने कर्तव्य बोध का पूरा एहसास था। वह जानता था कि मनोरमा अति सुंदर है और उसकी सुंदरता की वजह से कोई भी पुरुष उससे विवाह के लिए तैयार हो ही जाएगा। परंतु राजवती, जो रंग रूप से अति साधारण थी, उससे विवाह के लिए कोई भी पुरुष एकदम से तैयार नहीं होगा। अतः राजवती के लिए एक ऐसा पुरुष जो उसे प्रेम कर सके मिल पाना बहुत ही कठिन था। सो दयाकर ने राजवती से विवाह करके अपना धर्म निभाया। जहां तक कि उसकी उस सौगंध की बात है जो उसने खाई थी कि वह शोभा से भी अधिक सुंदर स्त्री से विवाह करेगा, तो वह सौगंध उसने बिना सोचे समझे क्रोधवश जल्दबाजी में खाई थी। अच्छे विचारों व विवेक से उसके निर्णय का स्वागत किया और धर्म के पालन के लिए उसने राजवती से विवाह किया, मनोरमा से नहीं। इस तरह दयाकर के द्वारा किया गया यह न्याय पूर्ण उचित था। राजा विक्रम की बात सुनने के बाद बेताल बोला, राजा, आपके द्वारा दिए गए उत्तर से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, परंतु क्योंकि आप बोल पड़े इसलिए मैं बरगद के पेड़ पर पुनः जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर बेताल बरगद के पेड़ पर जाकर लटक गया। तो बताइए कैसी रही ये कहानी। यह कहानी का भी अंत हुआ, पर कितनी अच्छी शिक्षा मिली। आजकल कहाँ ही होता है इतना उचित निर्णय। ज्यादातर निर्णय अपने लोभ में लिए जाते हैं, अपना स्वार्थ देखा जाता है, फिर निर्णय किया जाता है। जो आपके लिए अच्छा हो वही निर्णय अपने लिए भी उचित माना जाता है। पर ये कहानी थी, अच्छी थी। आगे क्या होगा, क्या करेगा बेताल? फिर से चला गया बरगद के पेड़ पर। फिर से हमारे राजा विक्रम को वापस से लेकर आना होगा। आगे फिर वही क्रिया रहेगी और आगे फिर से बेताल एक नई कहानी सुनाएगा। फिर से सुनेंगे पर नए एपिसोड में। पर प्लीज इस एपिसोड को, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और हाँ, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।